जय महाकाल गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। आज प्रबंधन का तीसरा टॉपिक है जिसमें हम प्रबंधन को कंप्लीट कर रहे हैं और वन लाइनर में कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जल्दी से प्रबंधन कंप्लीट हो जाएगा और हम अपनी पटवारी की सीट को कर लेंगे पक्की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हाँ रुकिए, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा आप लेट हो सकते हैं और पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सामान्य प्रबंधन किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए किसका नितांत आवश्यक होता है। तो किसी भी कार्य को यदि संपन्न करना है तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है संगठन की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को अच्छे से संपन्न करने के लिए या कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता होती है या नितांत आवश्यक होती है। समन्वय करना किसके कार्य से सम्मिलित होता है? तो समन्वय करना यह प्रबंधन करने से संबंधित होता है। यहाँ किसी संस्थान, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंधन की कौन सी विशेषता है? तो जो किसी भी संस्थान, किसी व्यक्ति, देश, समाज तक सीमित नहीं है वह है समाज। और यह मतलब प्रबंधन, और वो क्या है? ऐसा प्रबंधन सार्वभौमिक प्रबंधन कहलाता है। फिर आता है परिसंपत्ति एवं देनदारी का विवरण किसमें लिखा होता है? जो परिसंपत्तियां और देनदारियां होती हैं वह लिखी होती हैं तुलन पत्र में या बैलेंस शीट में लिखा जाता है। प्रबंधन का विशिष्ट अध्ययन किससे कहा जाता है? तो प्रबंधन का विशिष्ट अध्ययन एक पेशा होता है। प्रबंधन का एक विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बना देता है? तो यदि अच्छे से अध्ययन किया है तो वो एक पेशे के रूप में व्यक्त कर किया जाता है। चुने हुए विकल्प में से निम्नलिखित में कौन से एक या किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है? तो किसी भी एक के विषय में निर्णय करना ये कहलाता है निर्णयन। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन होती है? तो नेतृत्व की कल्पना अनुयायियों की कल्पना अनुयायियों की अभाव में क्या होती है? कठिन होती है। मतलब नेतृत्व करना है हमें किसी को, है ना, लेकिन हमारे पास अनुयायी नहीं है तो हम किसका नेतृत्व करेंगे? किसी का नहीं कर सकते। तो अनुयायियों के अभाव में हम नेतृत्व की कल्पना नहीं कर सकते। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो ब्रांड धारकों को ब्रांड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? ये किसने कहा था? तो अनिवार्य नहीं होता। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है, मतलब हानि चल रही होती है, मतलब नीचे जा रही होती है, तो ब्रांड धारक को ब्रांड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य होता है। तो ब्रांड का जो भुगतान है या ब्रांड पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक होता है? तो बोलता है हाँ, आवश्यक नहीं होता। जब एक प्रथम प्रबंधन को किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रथम सीढ़ी के प्रबंधन होते हैं उनको पर्यवेक्षक प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। तकनीकी और नैतिक मापदंडों के अनुरूप कार्य करना क्या कहलाता है? तो तकनीकी और मापदंडों के अनुरूप कार्य करना कहलाता है प्रबंधन। कार्य शासकीय हो या अशासकीय हो, इसके अभाव में सफलता नहीं हो सकती। तो श्रेष्ठ संगठन के अभाव में किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। यदि हमने श्रेष्ठ संगठन नहीं है तो हमें शासकीय और अशासकीय किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। फिर आता है संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया होती है? तो जो संगठन है वह इसकी प्रशासन की पूर्णकालिक क्रिया होती है। चलिए हम इसको फिर से करते हैं रिवाइज, क्योंकि हम पढ़ने के बाद करते हैं इनको रिवाइज। किसी भी कार्य को सुचारू करने के लिए या सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसी भी कार्य को अच्छे से चलाना है तो हमें संगठन की आवश्यकता होगी। समन्वय करना क्या कहलाता है? तो समन्वय करना किसी भी कार्य का, तो ये कहलाता है प्रबंधन। यहाँ जब मतलब किसी संस्था, व्यक्ति या किसी देश या समाज तक कोई जो प्रबंधन है वह सीमित नहीं होता तो वो क्या हो जाता है? सार्वभौमिक हो जाता, सब में फैल गया, भाग गया, तो सार्वभौमिक हो जाता है। जब किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं होता प्रबंधन तो वह एक सार्वभौमिक प्रबंधन हो जाता है। परिसंपत्तियां और देनदारियां क्या कहलाती हैं? तो परिसंपत्तियां और देनदारियां कहलाती हैं तुलन पत्र में दी रहती हैं इनका विवरण तुलन पत्र में या फिर बैलेंस शीट में इनका विवरण दिया जाता है। प्रबंधन का श्रेष्ठ अध्ययन किसे क्या बनाता है? तो जो प्रबंधन के श्रेष्ठ अध्ययन है वह एक पेशा होता है, तो पेशेवर बना देता है। चुने हुए विकल्प में से किसी एक से संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है? तो किसी भी एक विषय पर निर्णय करना तो कहलाता है निर्णयन कहलाता है।
नेतृत्व की कल्पना नहीं की जा सकती अनुयायियों के बिना। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बांड धारकों पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य होता है या नहीं? तो बांड का जो ब्याज भुगतान हम अनिवार्य नहीं कर सकते। प्रथम सीढ़ी के प्रबंधक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो प्रथम सीढ़ी के प्रबंधक होते हैं उन्हें जाना जाता है पर्यवेक्षक के नाम से। तकनीकी तथा नैतिक मापदंडों के अनुरूप कार्य करना क्या कहलाता है? तो तकनीकी और नैतिक मापदंडों के अनुरूप कार्य करना कहलाता है प्रबंधन। किसी शासकीय कार्य या फिर अशासकीय कार्य हो किसके अभाव में असफल होता है? तो किसी भी शासकीय कार्य या फिर जो अशासकीय कार्य होता है वह श्रेष्ठ संगठन के अभाव में असफल होता है। संगठन प्रबंधन की कौन सी क्रिया करती है? तो जो संगठन होता है प्रबंधन की एक पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। तो प्रशासन या प्रबंधन की पूर्णकालिक क्रिया किसको कहा जाता है? तो संगठन को कहा जाता है। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन कर रहे हैं। प्रोत्साहन राशि कहलाती है जब हम उसको वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार में कोई राशि देते हैं। तो अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमा में कार्य कराने के लिए अधिकार प्रदान करने से है। तो यह कथन किसका है? तो अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमा में कार्य कराने के अधिकार प्रदान करना है। यह कहा था मिलेट ने। इनने क्या कहा था? लेट मत होना, हम तुम्हें सत्ता देंगे, उसका प्रत्यायोजन करना है और अपने अधीनस्थों को निर्धारित सीमा में रहकर काम कराना है और ये तुम्हें हमें अधिकार दे रहे हैं। तो किसने कहा था? मिलेट। मिलेट ने कहा था लेट मत होना, अधिकार मिलेंगे, जो कि सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ होता है। अधीनस्थों को निर्धारित सीमा में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्रबंधन किस प्रकार का प्रयास होता है? तो प्रबंधन है एक सामूहिक प्रयास, क्योंकि एक अकेले इंसान से नहीं हो सकता। तो क्या है प्रबंधन? एक सामूहिक प्रयास। B2B क्या होता है? तो बिजनेस टू बिजनेस इसको कहा जाता है, व्यवसाय टू व्यवसाय। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो किसी भी वस्तु के जो मूल्य निर्धारण को मुख्यतः प्रभावित करता है मांग, मतलब डिमांड नहीं है तो फिर क्या है? डिमांड ही किसी व्यक्ति का जो मूल्य बताती है। वो यदि ज़्यादा डिमांड होगी तो उनकी वो अपन प्राइस वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप से कार्य करता है? तो जो मानव संसाधन प्रबंधन है वह कार्य करता है एक शीर्ष प्रबंधन एवं कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करना। जो मानव संसाधन प्रबंधन होता है वो क्या करता है? शीर्ष प्रबंधन है और जो कर्मचारी हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। किसी फर्म का साझे मतलब एक किसी का फर्म का साझेदार है, वह उस फर्म को 30,000 रुपए में उधार देता है और इस हेतु कोई समझौता नहीं करता, तब ए को कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो 1800 रुपए। जहाँ समझौता ना हो वहाँ पे 6% की दर लगती है। यदि समझौता होता तो बात अलग होती, लेकिन यदि समझौता नहीं होता तो कितने परसेंट का दर लगती है? तो 6% की दर लगती है। प्रबंधन का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेषित करता है? तो जो कौशल या प्रबंधन का जो कौन सा कौशल है जो कि कर्मचारियों को प्रेरित करता है? तो वो है अंतर्वैयक्तिक कौशल, जो व्यक्तियों के अंतर आता है ना, अंतर्वैयक्तिक कौशल कर्मचारियों को प्रेषित करता है। विपणन प्रबंधन की विचारधारा को जन्म किस देश में हुआ था? तो विपणन प्रबंधन की विचारधारा का जन्म हुआ था अमेरिका में, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केटिंग या फिर विपणन कौन करता है? अमेरिका करता है। तो विपणन प्रबंधन की विचारधारा का जन्म कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीके का प्रयोग किया जाता है, तो ये किसे क्या कहा जाता है? तो यदि व्यवसाय में लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपयोग कर रहे हैं, मशीन का उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है? ई कॉमर्स कहलाती है। प्रबंधनीय कार्य की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है, यह कथन किसका था? तो प्रबंधनीय के कार्य सफल कौशल संचार पर निर्भर करती है, ये कहा था थियो हेमेन ने। इसने कहा था, थियो हीमेन ने कहा था कि जो प्रबंध है, कार्य है, वह कुशल की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो कुशल संचार पर निर्भर करती है। यदि आपका संचार अच्छा संचार होगा तो आपका प्रबंधकीय कार्य सफल होंगे। किसने कहा था? थियो हीमैन ने कहा था। हीमैन इनने कहा था संचार अच्छा है तो कार्य में भी सफलता मिलेगी। अब आते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा का उद्देश्य। नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है? तो इसका उद्देश्य है अभिप्रेरणा करने पर भय से
अभिप्रेरित करने के भय से क्या होती है, नकारात्मक अभिप्रेरणा का उद्देश्य है। संगठन का अर्थ है कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य एवं उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्य को सफलतापूर्वक किया जा सके। किसने कहा था, तो ये कहा था जॉन एम गॉस ने। किसने कहा था, जॉन एम गॉस ने कहा था कि कर्मचारियों का व्यवस्थित या व्यवस्था करना ताकि कार्य एवं उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। तो ये किसने कहा था, जॉन एम गॉस ने कहा था। मतलब गोल को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्यवसाय कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा हम निर्धारित उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। औपचारिक संगठन को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो जो औपचारिक संगठन है इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग होते हैं, तो रचनात्मक कार्य और कार्यात्मक कार्य जो होते हैं वो औपचारिक संगठन के भाग होते हैं। प्रबंधन में संप्रेषण के पहले कौन सा कार्य होता है, तो प्रबंधन में संप्रेषण से पहले या संप्रेषण के पहले क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार का संगठन है, तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संगठन एक अनौपचारिक संगठन होता है। कैसे होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, आना ही पड़ेगा। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संगठन में क्या होता है, आना पड़ता है, तो अनौपचारिक संगठन है। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत होते हैं, तो लूथर गुलिक ने सिद्धांत दिए थे 10 और हेनरी फियोल ने कितने दिए थे, 14। किसी लक्ष्य या लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, तो किसी लक्ष्य या लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना कहलाता है नियंत्रण। किसी पर नियंत्रण बनाना है या संतुलन बनाना है तो उस लक्ष्य के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाना क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। उर्विक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत थे, तो उर्विक के थे 8, क्योंकि उड़ रहा है 8 से उड़ जाता है, तो उर्विक के सिद्धांत थे 8, हेनरी फियोल के थे 14 और हम गुलिक जी ने दिए थे 10। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा किया जाता है, तो प्रशासन के जो ढांचा होता है उसका निर्माण करते हैं अपन पद सोपान के द्वारा। देखिए, किसी कर्मचारियों को, हम फिर से रिवाइज करेंगे इनको, किसी भी कर्मचारियों के वेतन के अतिरिक्त यदि हम उनको पुरस्कार प्रदान करते हैं तो ये क्या होती है, प्रोत्साहन राशि होती है। अधिकार सत्ता के प्रोत्साहन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमा में कार्य कराने हेतु अधिकार प्रदान करना होता है। तो ये किसने कहा था, मिलेट ने कहा था कि अधिकार सत्ता के जो प्रत्यायोजन होता है उसका अर्थ होता है कि अधीनस्थों को निर्धारित सीमा में काम कराने का अधिकार प्रदान करना, ये कहा था मिलेट ने। प्रबंधन किस प्रकार का प्रयास होता है, तो यह एक सामूहिक प्रयास है। B2B क्या होता है, तो व्यवसाय से व्यवसाय या फिर बिजनेस टू बिजनेस इसका फुल फॉर्म होता है। TQM क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से किस तत्व प्रभावित करता है, तो उसकी मांग उसके मूल्य के निर्धारण को प्रभावित करती है। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है, जो मानव संसाधन प्रबंधन है वह एक शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारी के बीच में समन्वय स्थापित करती है। यदि एक फर्म का साझेदार ए है और वह उस फर्म को 30,000 रुपये उधार देता है तो उसे समझौता, और कोई समझौता नहीं किया है उसने, तो उसके लिए ब्याज प्राप्त करने पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 6% की दर से ब्याज मिलता है। जब कोई हम समझौता नहीं करते इसके अकॉर्डिंग उसको 1,800 रुपये ब्याज मिलेगा। प्रबंधन का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है, तो प्रबंधन का जो कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है वो है अंतर्वैयक्तिक कौशल। विपणन प्रबंधन की विचारधारा का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो विपणन विचारधारा हमारी अमेरिका में जन्म लिया था उसने। व्यापार में लेन देन हेतु यदि इलेक्ट्रॉनिक तरीका अपनाया जाता है तो उसे कहा जाता है ई-कॉमर्स। प्रबंधन कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है, ये किसने कहा था, जो प्रबंधन है तो उसका कार्य किस पर निर्भर करता है, तो उसके संचार पर निर्भर करती है, ये कहा था थियो हीमैन ने। नकारात्मक अभिप्रेरणा का उद्देश्य क्या है, तो अभिप्रेरणा करना का भय होता है इनमें। और नकारात्मक अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है या उद्देश्य क्या होता है, तो अभिप्रेरणा करने का भय होता है। संगठन का अर्थ है कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि जो कार्य है वह उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सकारात्मक या सरलता पूर्वक किया जा सके। किसने कहा था, तो जॉन एम ग्रॉस ने कहा था।
संगठन का अर्थ होता है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। ये कहा था जॉन एम ग्रॉस ने। औपचारिक संगठन को कितने भागों में बांटा गया है? तो औपचारिक संगठन को बांटा गया है 3 भागों में। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन होते हैं? तो रचनात्मक कार्यात्मक जो संगठन है वह है एक औपचारिक संगठन। प्रबंधन के संप्रेषण के पहले क्या होता है? तो उनमें हम पहले अभिप्रेरणा जागृत करनी पड़ेगी, तो अभिप्रेरणा। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है? तो सामाजिक और जो मनोवैज्ञानिक संगठन है वो है अनौपचारिक संगठन। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन 10 प्रकार के सिद्धांत दिया है ने किसी भी लक्ष्य एवं लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं के संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कहलाता है? तो किसी भी लक्ष्य एवं लक्ष्यों के समूह को निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना कहलाता है नियंत्रण। उर्विक के अनुसार संगठन के कितने उद्देश्य हैं? तो उर्विक के अनुसार संगठन के हैं 8 उद्देश्य। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो प्रशासन के लिए ढांचा बनाना है तो हम पद सोपान द्वारा उसका बना सकते हैं। सबको अलग अलग पद सौंप सकते हैं तो ढांचे बन जाएंगे। अब आता है पद सोपान क्या होता है? तो श्रेणीबद्ध प्रशासन क्या कहलाता है? पद सोपान कहलाता है। उसी प्रकार जैसे कि हम प्रबंधन यदि हमें करना है प्रशासन के ढांचे को निर्धारित करना है तो हम क्या कर देंगे? पद सोपान कर देंगे। प्रशासन का ढांचा हम कैसे बना सकते हैं? पद सोपान से बना सकते हैं। लेकिन पद सोपान होता क्या है? तो श्रेणीबद्ध प्रशासन होता है। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र में कितने कम होते हैं उतना ही अधिक यह क्या माना जाता है? तो केंद्रीकृत माना जाता है। जिस संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होते हैं उसे उतना ही अधिक क्या माना जाता है? केंद्रीकृत माना जाता है। मतलब केंद्रीकृत मतलब एक ही जो उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं या फिर जो उच्च पद पर बैठे हुए उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं वो अकेले निर्णय लेते हैं तो केंद्रीकृत कहा जाता है। इन्हीं ने ये पूछा है कि जहां पर निर्णय लेने के जो केंद्र जितने कम होते हैं मतलब ज्यादा लोग नहीं हैं निर्णय लेने के लिए तो उसको क्या कहा जाएगा? केंद्रीकृत कहा जाएगा। अधीनस्थों का पद प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो किसी भी अधीनस्थों का पद प्रदर्शन करना है तो वो कहलाता है मार्गदर्शन। एक डैश एक ऐसा संस्थान है जो प्रत्येक के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो प्रबंधन एक ऐसा साधन है जो कि प्रत्येक के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए लाया जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें क्या होना चाहिए? प्रबंधन आना चाहिए। तो प्रबंधन क्या है? सबके द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक तत्व है जो कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रबंधन में पेशेवर से क्या तात्पर्य होता है? तो प्रबंधन में पेशेवर वह होता है जो सुचारू रूप से प्रबंधन कर सकता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रबंधक कहा जाता है। और पेशेवर से संबंधित है वो पैसे कमाएगा उससे। व्यक्तियों में विभागीय संगठन के सिद्धांत को अपनाकर किस शासन व्यवस्था का नमूना प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत में विभागीय संगठन के सिद्धांत को अपनाकर किस शासन व्यवस्था का नमूना प्रस्तुत किया गया है? तो ये है एकीकृत शासन व्यवस्था का। विभागीय संगठन के सिद्धांत को अपनाकर किस तरह का शासन व्यवस्था अपनाई है हमने? तो हमने अपनाई है एकीकृत शासन व्यवस्था। पर्यवेक्षक प्रबंधक के किस स्तर पर कार्य करते हैं? तो पर्यवेक्षक प्रबंधक यह सबसे नीचे वाले स्तर के प्रबंधक होते हैं। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकास स्वरूप कौन सा था? तो जो टेलर की थी इनने दिया था क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत। यह किससे था? तो यह था क्रियात्मक संगठन से संबंधित था। यह इसका स्वरूप क्या था? क्रियात्मक संगठन। भविष्य की क्रियाओं का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है या प्लानिंग कहलाती है। भविष्य की क्रियाओं का वर्तमान के अनुरूप अनुमान लगाना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दिखाता है? तो राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित दिखाता है हमें विकेंद्रीकृत व्यवस्था। मतलब हमें राष्ट्रीय हित में एक निर्णय ले लिया उसको हमने अलग अलग सिद्धांत में बांट दिया और स्थानीय क्षेत्र में उनको दे दिया। तो स्थानीय हित किस व्यवस्था में दिखता है? तो ये दिखता है विकेंद्रीकरण व्यवस्था में। यह देखना कि कार्य योजना अनुसार चल रहा है या नहीं ये क्या होता है? तो यह देखना कि कार्य योजना अनुरूप चल रहा है नहीं ये कहलाता है नियोजन। जब संस्था के भविष्य में आय निश्चित और नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? तो जब आय निश्चित होती है और नियमित होती है तो हम क्या निर्गमित करते हैं? तो हम ऋण पत्र और ब्रांड होते हैं उनको निर्गमित कर सकते हैं।
किसी संस्था में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है तो ये क्या होता है? पद सोपान कहलाता है। मतलब पद सोपान क्या होता है? पदों को सौंप देना, जो कि प्रशासनिक ढांचा है एक। सब एक के लिए और एक सबके लिए, यह क्या दर्शाता है? तो ये दिखाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। एक ने गलती की तो सब जाएंगे और सबने गलती की तब भी सभी जाएंगे। तो ये क्या दर्शाता है? सामूहिक उत्तरदायित्व दिखाता है। व्यवसायिक संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो व्यवसायिक संगठन के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उनको कहा जाता है महाप्रबंधक या सामान्य प्रबंधक। जो व्यवसाय संगठन के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उनको महाप्रबंधक या फिर सामान्य प्रबंधक कहा जाता है। सूत्र या स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ में स्टाफ क्या होता है? तो विभाग के गृह प्रबंधन संबंधी या फिर प्रबंधनात्मक क्रियाओं को संपन्न करता है। तो सूत्र और प्रबंधन में स्टाफ क्या करता है? तो सूत्र और स्टाफ में स्टाफ करता है विभाग के गृह प्रबंधन संबंधी सारे कार्य और प्रबंधकात्मक कार्यों को संपन्न करता है। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप होता है? तो अचानक से कोई परीक्षण किया जाता है तो वो होता है नियंत्रण। अचानक से पहुंच गए और चेक करने लगे तो उनको क्या कहा जाता है? नियंत्रण कहा जाता है। विज्ञापन पद भर्ती को कौन सा क्षेत्र माना जाता है? तो विज्ञापन पद जो भर्ती होती है उसको बाह्य क्षेत्र माना जाता है। प्रोस्टकॉर्ब सिद्धांत में पी और एस से क्या संबंध है? तो पी से होती है प्लानिंग और एस से होती है स्टाफिंग। सर्वप्रथम प्रशासन एवं प्रबंधन में कितने अंतर स्पष्ट किए गए थे? तो प्रबंधन और प्रशासन में सबसे पहले ओलिवर सेल्डॉन ने अंतर स्थापित किया था। तो हमें प्रबंधन और प्रशासन देखना है तो हम ऑलिव ऑयल का ऑयल डाल देंगे तो हमें अलग अलग चीज दिख जाएंगे। तो ओलिवर सेल्डन ने इसको स्पष्ट किया था। व्यवसाय की सफलता एवं असफलता के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो यदि हम व्यवसाय की सफलता और असफलता का उत्तरदायी पता करना है तो हम प्रबंधक के पास जाएंगे कि ये उत्तरदायी है। प्रबंधन के संपूर्ण ढांचे की नींव क्या होती है? तो प्रबंधन के संपूर्ण ढांचे की नींव होती है संगठन, और संगठन के साथ ही सब चलता है। प्रत्यादेश क्या है? तो प्रत्यादेश है चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण। प्रत्यादेश क्या होता है? चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। चलिए हम इनको करते हैं फिर से रिवाइज। पद सौंपन क्या होता है? तो पद सौंपन होता है प्रशासनिक या फिर श्रेणीबद्ध प्रशासन करना। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होते हैं संस्था में उतना ही क्या होता है? केंद्रीकृत होता है। अधीनस्थों का पद प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन करना। प्रबंधन एक ऐसा साधन है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। किसी भी कार्य को जो कि प्रत्येक के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे कहा जाता है प्रबंधन या प्रबंधक। प्रबंधक में पेशेवर में क्या तात्पर्य होता है? तो जो प्रबंधक है उसका पेशेवर से तात्पर्य है कि प्रबंधन में पेशेवर वह व्यक्ति होता है जो सुचारू रूप से प्रबंधन कर सकता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रबंधक कहा जाता है। भारत में विभागीय संगठन के जो सिद्धांत हैं उनको अपनाकर किस शासन व्यवस्था का नमूना अपनाया गया है? तो भारत में जो विभागीय संगठन को अपनाकर हमने एकीकृत शासन व्यवस्था अपनाई है। पर्यवेक्षक प्रबंधन और प्रबंधन की किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? जो पर्यवेक्षक है वह प्रबंधक के आते हैं सबसे निचले स्तर में। टेलर की जो क्रियात्मक फोरमैनशिप का आविष्कार या विकसित स्वरूप क्या है? तो टेलर की जो क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित स्वरूप है क्रियात्मक संगठन। भविष्य की क्रियाओं का अनुमान लगाना किसके अंतर्गत आता है? तो भविष्य की क्रियाओं का अनुमान लगाना ये आता है प्लानिंग के अंतर्गत। भविष्य की क्रियाएं हमें कैसे पता चल जाएंगी? हम पहले से प्लानिंग कर लेंगे भविष्य की क्रियाओं का। राष्ट्र हित के स्थान पर यदि स्थानीय हित हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहलाती है। यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है नहीं तो ये होता है नियंत्रण करना या कंट्रोलिंग करना। जब संस्था के भविष्य में आय निश्चित होती है और जो नियमित होती है तो हम इसमें क्या निर्गमित कर सकते हैं? तो हम ऋण पत्र या फिर ब्रांड को निर्गमित कर सकते हैं। मतलब नियत है हमारी आय और नियमित भी आ रही है, निश्चित भी है तो हम ऋण दे सकते हैं, ऋण और बॉन्ड में हम निर्गत कर सकते हैं। किस संस्था में या किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह होता है? तो पद सोपान सिद्धांत में जो संस्थान होती है उसका आकार कैसा होता है? पिरामिड की जैसे होता है। सब एक के लिए और एक सब के लिए यह क्या दर्शाता है? तो सब एक के लिए और एक सब के लिए यह दर्शाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। व्यवसायिक संगठन में प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो व्यवसायिक संगठन में प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाता है महाप्रबंधक या फिर सामान्य प्रबंधक। जो कि व्यवसायिक कार्य होते हैं उसमें जो
प्रशासनिक प्रबंधक होता है उसको क्या कहा जाता है, महाप्रबंधक। सूत्र और स्टाफ में, स्टाफ क्या होता है, तो सूत्र और स्टाफ में स्टाफ होता है विभाग के गृह प्रबंध संबंधी या फिर प्रबंधकारी कार्य को संपन्न करना। लाइन और स्टाफ में, स्टाफ क्या है, तो स्टाफ है विभाग में गृह संबंधी कार्य को एवं प्रबंध कार्यों को संपन्न करना। जितना भी कार्य है गृह का या फिर कार्य संपन्न करना, ये किसका कार्य होता है, स्टाफ का होता है। अचानक से आ गया परीक्षण किसका एक रूप होता है, तो अचानक से किया गया परीक्षण नियंत्रण का एक रूप होता है। विज्ञापन भर्ती क्या कहलाती है, तो बाह्य स्रोत होती है विज्ञापन भर्ती। पोस्ट कॉर्व सिद्धांत में पी क्या है, प्लानिंग है, और एस क्या है, स्टाफिंग है। सर्वप्रथम प्रशासन एवं प्रबंधन में अंतर किसने किया था, ओलिवर को ऑल डाल दिया था, तो ओलिवर सेल्डन ने बताया था। व्यवसाय की सफलता एवं असफलता प्रबंधन पर निश्चित करती है। प्रबंधन का संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है, तो संपूर्ण ढांचे की नींव होती है संगठन। प्रत्यादेश क्या होता है, तो चयन प्रक्रिया का जो अंतिम चरण होता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यादेश कहलाता है। व्यवसाय का टिकना या उन्नति किस पर निर्भर करती है, तो व्यवसाय की टिकना या फिर जो उन्नति होती है वह निर्भर करती है मानव संसाधन विकास पर। किस पर करती है, मानव संसाधन विकास पर यह निर्भर करती है। व्यवसाय का टिकना या फिर उन्नति किस पर निर्भर करती है, मानव संसाधन विकास पर। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण है, तो जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है वह है एक स्टाफ अभिकरण। कौन से समाज में विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है प्रबंधन। क्या प्रबंधन प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है, तो हाँ, यह एक निश्चित विज्ञान नहीं है। भावी कर्मचारियों की खोज के लिए प्रक्रिया में की जाती है, तो क्या की जाती है, भावी कर्मचारी की हमें खोज करनी है तो हम क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। यदि ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है, तो प्रत्यक्ष भर्ती कहा जाता है। यदि हम ठेकेदार के माध्यम से कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, प्रत्यक्ष भर्ती करेगा, तो उसको प्रत्यक्ष भर्ती कहा जाता है। प्रशिक्षण में किस में वृद्धि होती है, तो जब प्रबंधन होता है या फिर प्रशिक्षण होता है तो हम उनके मनोबल में वृद्धि कर देते हैं। आवधिक कर्ज क्या होते हैं, तो आवधिक कर्ज होते हैं दीर्घकालीन देनदारियां होती हैं। निर्देशन में या निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए, तो ये होता है एकात्मकता से संबंधित है ये। चलिए हम इनको पहले रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, व्यवसाय का टिकना एवं उन्नत किस पर निर्भर करता है, तो यदि जो व्यवसाय है वो अच्छा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, उन्नति हम किस पर निर्भर होगी, तो मानव संसाधन के विकास पर। यदि मानव संसाधन का विकास अच्छा होगा तो व्यवसाय भी टिकेगा और उन्नति करेगा। प्रधानमंत्री का कार्यालय किस प्रकार का कार्यालय है या फिर अभिकरण है, तो वो है स्टाफ अभिकरण। समाज का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रबंधन। क्या प्रबंधन एक प्राकृतिक विज्ञान की भांति निश्चित है, तो बोलते हैं नहीं, यह एक निश्चित विज्ञान नहीं है। भावी कर्मचारी की खोज करना किस प्रकार की है, तो ये हमेशा भर्ती प्रक्रिया से खोज करेंगे, और यदि वही भर्ती प्रक्रिया यदि ठेकेदार के माध्यम से कराई जाती है तो इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष भर्ती। प्रशिक्षण में किस में वृद्धि होती है, तो यदि हम प्रशिक्षण कर रहे हैं तो मनोबल में वृद्धि होती है। यदि प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है, मनोबल में होती है। और आवधिक कर्ज क्या होते हैं, तो दीर्घकालीन देनदारियां होती हैं आवधिक कर। निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होता है, तो निर्देशन के एकात्मक सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को जो निर्देशन होता है वह केवल एक वरिष्ठ अधिकारी ही दे सकता है, एकात्मकता का सिद्धांत। पदोन्नति को रोकने के लिए किस प्रकार का अभिप्रेरण होना आवश्यक होता है या फिर हिस्सा है, तो पदोन्नति को रोकना यह है एक नकारात्मक या फिर ऋणात्मक अभिप्रेरण है, मतलब उनको हम अभिप्रेरित नहीं कर रहे हैं, मतलब पदोन्नति रोक दी। मानवीय संसाधन व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से व्यवहार करना क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है, तो ये कहा था नॉर्मन मायर ने। मानवीय संबंधित व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से व्यवहार करना, मानवीय संबंधों में व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से व्यवहार करना, ये कहलाता है नॉर्मन मायर ने कहा था। देखिए मैंने 3 को रिवाइज कर लेते हैं। पहला, निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार जो कर्मचारी है वो निर्देशन में केवल एक ही व्यक्ति का निर्णय सुनेगा या फिर एक ही व्यक्ति उसको निर्देश दे सकता है, तो वो है एकात्मकता का सिद्धांत। पदोन्नति को यदि हमने रोक दिया है तो ये क्या होते हैं, नकारात्मक या फिर ऋणात्मक अभिप्रेरण कहलाता है। जो मानवीय संबंधित व्यक्ति होते हैं इनके साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से व्यवहार करना
है तो ये क्या कहलाता है या किसने कहा था? तो ये कथन था नॉर्मन मायर का। कौन विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण करता है? तो ये है भैया वित्तीय विवरण का विश्लेषण। वित्तीय विवरण का जो विश्लेषण होता है वह वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण करते हैं। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति होती है? तो यह होती है एक नियंत्रक समिति होती है। लोक लेखा समिति क्या है? एक नियंत्रक समिति है। प्रशासन एक व्यापक शब्द है और यह प्रबंधन और संगठन केवल इसके अंग होते हैं। तो प्रबंधन और संगठन इसके एक अंग होते हैं। तो किसके हैं? प्रशासन के। प्रशासन क्या है? एक व्यापक शब्द है और व्यापक व्यवस्था है प्रशासन करना, और प्रबंधन और संगठन इसके अंतर्गत आते हैं। प्रबंधन को के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक होता है? तो किसी भी प्रबंधन का यदि हमें प्रशिक्षण करना है, विकास करना है, तो उसमें सबसे ज्यादा सहायक होता है संगठन। प्रबंधक और के प्रशिक्षण में विकास करना है तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? सबसे ज्यादा उसमें उत्तरदायी होता है संगठन। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है? तो जो लोक लेखा समिति होती है वो सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखती है। तो वो एक नियंत्रण का काम करती है। किस पर नियंत्रण रखती है? जो सार्वजनिक वित्त होता है, मतलब लोगों के जो वित्त होता है उनको नियंत्रण रखती है। जहाँ लोक लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहां क्या आता है? जहां पर लेखा का काम समाप्त हो जाता है वहां पे आता है अंकेक्षण। लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वह होता है अंकेक्षण। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस ओर चलता है? तो अनौपचारिक संगठन में जो सत्ता का प्रवाह है वह नीचे से ऊपर चलता है। यदि औपचारिक होता है तो ऊपर से नीचे चलता है, लेकिन अनौपचारिक है तो नीचे से ऊपर चलेगा सत्ता का प्रवाह। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो दो व्यक्तियों के विचारों, तथ्यों और भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है संप्रेषण। क्या कहलाता है? संप्रेषण करना। दो व्यक्तियों के आपस में तथ्य एवं विचार एवं भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो संप्रेषण कहलाता है। ई उपार्जन का संबंध किससे है? तो ई उपार्जन व्यक्ति के व्यापार से है। ई उपार्जन का संबंध किससे है? व्यक्ति के नहीं, कंपनी के व्यापार से संबंधित है। ई उपार्जन क्या उपार्जन? कंपनी का उपार्जन को कर रहे हैं तो उपार्जन। ई उपार्जन मतलब कंपनी के व्यवसाय से। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह किस ओर होता है? तो यदि औपचारिक है तो ऊपर से नीचे होता है, अनौपचारिक में नीचे से ऊपर होता है। सत्ता एक स्थान पर सिमट कर नहीं रहना बल्कि उसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? यदि सत्ता एक जगह पर सिमट कर नहीं रही है बल्कि हर जगह पर हस्तांतरित हो गई है तो सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रबंधकारी कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? तो प्रबंधकारी कार्यों के लिए मंच तैयार करता है संगठन। देखिए हम इनको फिर से पढ़ते हैं। जैसे कि प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक होता है? संगठन होता है। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण करती है? तो सामाजिक वित्त पर निर्भर करती है, नियंत्रण करती है। जहां पर अंक जो लेखा कर्म होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं वो कहलाता है अंकेक्षण। अनौपचारिक संगठन में जो सत्ता होती है वो नीचे से ऊपर चलती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्य, विचार एवं भावना का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। ई उपार्जन का संबंध किससे है? तो ई उपार्जन का संबंध है कंपनी के व्यापार से। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह कहाँ पे होता है? औपचारिक में ऊपर से नीचे होता है। सत्ता एक स्थान पर समट कर ना रह जाना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? तो प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच तैयार करता है संगठन। इसके साथ हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।